शुक्रिया। अभी वाकई इतना खूबसूरत डिस्कशन हुआ है तूफान को लेकर। तो पोइट्री फेस्टिवल के जश्न अदब के जो भी मुंतज़रीन हैं उनको बहुत मुबारकबाद की सागर्दित बहस यहाँ पर लोगों ने सुनी। और इस वक्त जो सेशन है उसमें आदरणीय श्रीमती संगीता गुप्ता जी हैं, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, वो सीनियर ऑफिसर हैं IAS, बहुत अच्छी शायरा, हिंदी में भी बहुत अच्छी कविताएं इनकी हैं, वो आ चुकी हैं, उर्दू में भी बहुत अच्छी इनका संग्रह आया है। और दूसरे हमारे जो साथी हैं यहाँ पे सीनियर IPS ऑफिसर जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं जनाब खालिद फैसल साहब, जो इस वक्त मुंबई में जॉइंट पुलिस कमिश्नर हैं और बहुत अच्छे शायर हैं, कई शेरियों में आया है 2014 में, तो वो हमारे बीच में रहेंगे। तो इस सेशन में इसका रखने का उद्देश्य केवल ये है कि जो अदब और ख़ासतौर पर शायरी हिंदी या उर्दू की उसकी तरफ जो मुतवज्जे हो रहे हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स, उनकी क्या वजूहात हैं, उनको कैसा लगता है, काम करने में उनको आसानी होती है या मुश्किलें आती हैं, और क्या है ऐसा कि नॉर्मली कहा जाता है कि जो शायरी है वो एक निराश मन का एक रद्द-ए-अमल है, उसकी प्रतिक्रिया है। जब आदमी जिंदगी में डिप्राइव होता है तो वो शायरी की तरफ उन्मुख होता है। तो ऐसी क्या वजह है कि जो लोग अपनी जिंदगियों में जो एक नौजवान ख्वाब देखता है, उन चीज़ों को हासिल करने के बावजूद आदमी की जिंदगी में क्या खला है जो जिसको पूर्ण करने के लिए, जिसको पूर्ति के लिए उसको शायरी की जरूरत पड़ रही है। न कारोबार के लिए शायरी कर रहे हैं, शायद अदब में जो नसरी अदब में जो लोग लिख रहे हैं उसमें भी कमर्शियल एंगल नहीं होता है, एक अपने को अभिव्यक्त करने की जो तड़प है वो होती है। तो मुझे लगता है कि शायद एक आम आदमी जितना सफोकेशन फील करता है जिंदगी में अपनी जीते हुए, उससे ज्यादा सफोकेशन शायद ब्यूरोक्रेसी में है। आम आदमी के पास अपनी अभिव्यक्ति की बहुत संभावनाएं रहती हैं, वो अपनी बात कह सकता है, खुल के कह सकता है। यहाँ खास तौर से हम लोग जो है ब्यूरोक्रेट्स, हमें तो अगर शहर भी छोड़ के जाना है तो हम बिना स्टेशन की परमिशन लिए नहीं जा सकते हैं। फिलहाल अभी हिंदुस्तान में ये है कि स्टेट्स में तो मूवमेंट आसान है, लेकिन अगर विदेश जाना हो, खासतौर पर मुझे बहुत परेशानी आती है, मैं आपको भी दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। मुझे लगता था कि शायद ऑल इंडिया सर्विसेज तो शायद ज़्यादा आराम है, लेकिन इन लोगों से मिला वहाँ भी बहुत अच्छे साधारण हालात नहीं है। जैसे कभी दुबई, ओमान या कहीं किसी गवर्नमेंट की मुशायरों में लोगों को बुलाया जाता है, तो वहाँ से ये मान लीजिए कि कम से कम 10 बार अगर इन्विटेशन मिलता है तो नहीं एक बार उनको जाने की परमिशन मिल पाती है, और वो परमिशन ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट होती है, इतना प्रोसेस टीडियस है उसका, मशक्कत के बाद मिलती है। हाँ, तो नॉर्मली एक आध ऐसा हो पाकिस्तान से मुझे मदद किया गया, तो वो तब परमिशन आई कि जब तारीख उसकी हमारी निकल गई थी, उस दिन फोन आया कि साहब आपकी परमिशन हो गई, तो हमने कहा ले जाएगा, हमने कहा क्या करेंगे उसका। तो ये सब परेशानियां रहती, खाली शायरी पढ़ना ही नहीं, बहुत सारी चीजें पाबंदी होती है हमारे ऊपर कि क्या ऐसा बोल दें, क्या शायरी में ऐसा कह दिया गया जो नागवार मुझे निज़ाम को, और उसका हमें, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर तो कोई नहीं ये कहेगा कि आपने ऐसा कह दिया, लेकिन उसके जो साइलेंट रिपरकशंस होते हैं, जो अलग तरीके से उसको काउंटर किया जाता है आदमी के साथ, फिर जो बर्ताव होता है वो उसके लिए बड़ा नुकसानदेह हो जाता है। शुजा कावा साहब हमारे बहुत सीनियर IPS अफसर थे, बहुत ही शानदार उर्दू के शायर रहे हैं, उनकी शायरी अगर आप पढ़िए तो किसी भी बेहतर से बेहतर शायर से ज़्यादा उनकी अच्छी शायरी है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी तकलीफें उठाई। शायद मैम आप अगर जानती हुई शुजा कावा साहब को, जहन में रुलाहटें रहती होंगी, तो ज़रा सा अपना आप शेरी सफ़र की शुरुआत कैसे हुई उस पर ज़रा सा रोशनी डालें। ये ऑन है? हेलो जी हाँ, ठीक। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि ये जो बता रहे हैं वो सब बिल्कुल 100% सच है। गवर्नमेंट में काम करके अगर आपने कुछ और कर दिया ना, तो गवर्नमेंट को ये बड़ा पॉजिटिव हो जाती है गवर्नमेंट की, इसका मतलब ये पूरे शिद्दत से अपने दफ्तर का काम नहीं कर रहे। ये 20-25 साल पहले तो ये इतना सरकार वो हो जाती थी, अनकाइंड हो जाती थी कि अरे आप इतनी फेमस पेंटर हैं, आप लिख भी रही हैं, तो आपका ऑफिस के काम में तो कुछ न कुछ कमी रह जाती होगी। तो मैंने उसका एक हल निकाला कि मैं जो भी मुझे काम दिया जाएगा ना, मैं और लोगों से भी जल्दी करके दे दूँगी।
अपने टेबल पे कोई भी फाइल 24/7 से ज़्यादा नहीं रखूँगी। ये मैंने अपने लिए कुछ अपने इंटरनल यार्डस्टिक्स बनाए। उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि कुछ सालों में लोगों को लगने लगा कि और ऑफिसर से तो ज़्यादा काम यही कर रही है, इसकी टेबल पे कोई फाइल 48 घंटे से ज़्यादा पेंडिंग नहीं रहता। दिस वे और दैट वे जो मेरी समझ में आता था वो उसको मैं करके ख़त्म कर देती थी। और यही आदत मुझे 20 साल तक, ये 20-25 साल की नौकरी में यही रहा। उससे थोड़ा वो हुआ, मगर मुझे लगता है कि अगर मुझे इंडिया के बाहर जाना होता था तो हमेशा ही प्रॉब्लम आई। अभी एक दुबई का मुशायरा था, 5 अप्रैल को होना था, वो हो ही नहीं पाया क्योंकि कुछ ब्यूरोक्रेट्स को सरकार ने परमिशन ही नहीं दी जाने की, समय से नहीं मिला, तो उसको कैंसिल करना पड़ा। हालांकि मुझे मिल गया था, पर ये बताया गया कि केवल आप 2 लोगों के जाने से तो मुशायरा नहीं होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखने वाले को लगता है, और कई बार ये भी फेस करना पड़ता है कि आप जब चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है तो आपको लिखने की क्या पड़ी है, आप हमारी दुनिया में क्यों अपनी कोई जगह बना रही हैं, या आप इतनी फेमस पेंटर क्यों बन रही हैं, हमारी एक जगह क्यों लिए चली जाती। खाली उनको बुलाओ, आइए ना इधर। तो आइए, तो ये हमारी एक दुखती हुई खालिद फैसल साहब आ चुके हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था। सर, हम लोग की बातचीत वही उसी मौजू पे शुरू है। जी मैम, आप कंटिन्यू करें। तो अब जैसे मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक़ था और मैं 15-16 साल की उम्र से कुछ लिखना शुरू कर दिया था मैंने। पोइट्री जैसी कोई चीज़ लिखी जाती थी उस समय। तो अपनी ये आदतें या अपना ये पैशन कोई कैसे छोड़ देगा। आप स्कूल में टीचर बनते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक में क्लर्क बनते हैं और शायर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर साहब अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं और किसी बड़ी पोजीशन पे हैं तो आप क्यों शायरी करते हैं, आपको टाइम कहाँ से मिलता है, आप पेंट कैसे कर लेते हैं, आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स कैसे बना ली। तो ये तो माइंड सेट है जो मैंने देखा कि 20-25 साल में धीरे धीरे बदला है। आपके अपने कुलीग्स पहले ये कहते थे कि अरे ये तो पोएट है, इससे क्या मतलब, इसका तो दिल यहाँ पे होता नहीं है काम में। पर धीरे धीरे जब उनको लगा कि ये तो बहुत सीरियसली इसको परस्यू कर रही है, तो लोगों का एटीट्यूड, बॉसेस का एटीट्यूड, गवर्नमेंट का एटीट्यूड बदला है। अब आज की तारीख में मुझे ये सब प्रॉब्लम नहीं है उनको, बल्कि वो प्राउड फील करते हैं कि एक हमारे सामने ऐसी पर्सनैलिटी है जो बहुत क्रिएटिव है। तो वो पब्लिक डीलिंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती, क्योंकि जो सामने मेरे आता है मैं सोचती हूँ कि पता नहीं कितनी मुसीबत में पड़ा होगा, तो जो ये मेरे दफ्तर तक पहुँचा है तो उसका कुछ तो मैं भला कर दूँ, या उसके काम रुके पड़े हैं तो उसको स्पीड अप कर दूँ, कम से कम जाए तो इस तसल्ली से तो जाए कि 1-2 स्टेप मेरा काम का आगे बढ़ गया है। अगर हो सकता है तो उसको पूरा ही कर दूँ। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले मार्च में, जबकि हमारे पर अपने बजट को मीट करने का बहुत बड़ा प्रेशर था, तो किसी सीनियर ऑफिसर का फ़ोन आया, वो रिटायर हो गए थे। बोले मेरा भाई बहुत परेशान कर रहा है, उसका रिफ़ंड का मामला अटका हुआ है 8 साल से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उससे कहा कि तुम 31 मार्च के बाद संगीता के पास चले जाना। तो मान नहीं रहा यार, तुम जरा 2 मिनट उसकी बात सुन लेना, चाहे 31 के बाद कर देना, उसका देख लेना क्या है। तो मैंने कहा सर भेज दीजिए। वो जो आए वो एयरफोर्स के बहुत बड़े ऑफिसर थे, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सैलरी भी देखती हूँ। तो मेरे दिल में आया, मैंने कहा आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। सुना मैंने कहा मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, आप कॉफ़ी पीजिए, इतनी देर में मैं कोशिश करती हूँ कि ये कहाँ से जनरेट हो रही है ये प्रॉब्लम, वो निकाली जाए। फिर मैंने अपने सेक्रेटरी को बोला, मैंने कहा सिस्टम में जाके ऑनलाइन इसको चेक करो कि क्या है। तो बस जब चेक किया गया तो एक कमांड देना बाकी था, उसके कारण वो अटका हुआ था। तो कमांड तुरंत दे दिया गया, तो वो 8 मिनट में हो गया। तो वो खड़े हो गए। मैंने बोला मैंने ऐसा ऑफिसर नहीं देखा, मेरा ये मैटर 8 साल से पेंडिंग था। तो मैं समझती हूँ कि एक पोएट या एक आर्टिस्ट के अंदर में कंपैशन होता है कि जो सामने वाला आया है कि कम से कम मुस्कुरा के तो जाए। इनकम टैक्स में वापस कोई मुस्कुरा के नहीं जाता है, पर मेरी कोशिश ये रहती है कि एटलीस्ट वो आदमी तसल्ली से जाए, उसका कुछ न कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड बने डिपार्टमेंट के प्रति। तो मेरा मानना है कि एक कवि, अगर एक कवि, एक बड़ा शायर, एक पुलिस ऑफिसर भी है, तो वो उनके अंदर जो कंपैशन होगा वो हर पुलिस ऑफिसर के अंदर नहीं होगा। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, एक बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, तो इनका रवैया लोगों के प्रति वो नहीं होगा जो एक सिंपल फुल टाइम ब्यूरोक्रेट का होगा। हमारे में एटलीस्ट ईगो नहीं होता।
हम सामने वाले को अपना बराबर ही समझते हैं और एट पार ट्रीट करते हैं। ये बड़ी सारी खूबियाँ हैं जो हमें काम करने में सहूलियत पैदा करती हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो कोई भी ब्यूरोक्रेट या कोई मंगल ग्रह या कहीं किसी एलियन नहीं होता, कहीं बाहर से नहीं आता, इसी ज़माने से इसी ज़िंदगी को जीते हुए एक कोशिश करके एक बड़ा कंपटीशन निकाल के वो एक सर्विस में एंटर करता है। और अगर वो साहित्यकार है, अगर वो अदीब है, शायर है या नॉवल निगार है, कुछ भी है, तो ऐसा नहीं कि वो इधर उसका सिलेक्शन हुआ और दूसरे तीसरे दिन उसने शेर करना शुरू किए। एक लंबा वक्त लगता है, 25-30 साल का मुताला होता है, पढ़ा जाता है, और वो सब चीज़ें पढ़ते पढ़ते, जैसे मैम ने कहा ना कि सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आप इंसान को बराबर समझने लगते हैं। ये जो एक एटीट्यूड होता है, जो ईगो होती है अधिकारी की कि सामने वाला आया तो आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप काम भले ही ना करें, लेकिन अगर आप तमीज़ से बात करके उसको एड्रेस करके आदमी की समस्या सुन लीजिए तो 80-90% उसका जो ग्रीफ है वो वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। काम तो बात की चीज़ है। और मुझे तो लगता है कि इस बात को और प्रमोट करना चाहिए सरकार को कि जो साहित्यकार भी हैं उन लोगों को सेंसिटिव पोजीशंस में बैठाना चाहिए, क्योंकि जो जिले का कप्तान है, अगर उसके दिल में दर्द है लोगों के लिए, अगर वो इतना सब उसके अंदर सेंसिटिविटी का लेवल इतना हाई हो चुका है, तो मेरे ख्याल एटलीस्ट वो करप्ट नहीं होगा, वो गलत काम नहीं करेगा। जैसे पुलिस में होता है सर कि ब्रूटली जो एक पुलिस का एक ब्रूटल फेस जो है, शायद उसको माइल्ड करने के लिए एक साहित्य बहुत बड़ी दवा है। मैं खालिद साहब आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपका जो ये तख्लीकी सफ़र है, जो शेरी अदब का जो सफ़र है, उसकी शुरुआत कब से हुई और क्यों हुई? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, तख्लीक करने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वह है सेंसिटिविटी। कि आप जब तक सेंसिटिव नहीं रहेंगे ना, तो आप कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते। एक तो सेंसिटिविटी होती है, और सेंसिटिविटी के लेवल्स होते हैं। एक लेवल पे हम सब सेंसिटिव होते हैं, हमसे कोई अगर सही ढंग से बात नहीं करे तो उनको दुख होता है। लेकिन जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनकी सेंसिटिविटी तो हाइटेड लेवल की होती है। वो सिर्फ ये बात नहीं करते कि क्या हुआ, क्यों हुआ, या आप ये देखिए पर्सपेक्टिव जो होता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है, उनका अलग होता है थोड़ा। और उस अलग नज़रिए की वजह से क्या होता है कि उनके जहन में थॉट क्रिएट होता है। हर क्रिएटिव आदमी का ये तौर तरीका है कि वो जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेगा तो सिर्फ ये नहीं होगा कि वो उस चीज़ को देखेगा और निकल जाएगा, वो वहाँ पे इंसान के बिहेवियर के बारे में सोचेगा। ये हयात ऐसे क्यों, ये कायनात ऐसे क्यों, लोग ऐसा ही क्यों बिहेव करते हैं, ऐसा ही क्यों हुआ, इससे अलग कुछ हो सकता था क्या? एक पूरा जहान मानी जिसको हम कहते हैं वो उसके सामने आता है और उसके जहन में वो चलते रहता है। बिल्कुल जैसे फिल्म की रील चलती रहती है पीछे, उसके जहन में वो चलते रहता है। और वो जहन में चलते रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राइटर हो गया या वो पेंटर हो गया या कुछ हो गया। वो एक लंबे अरसे तक वो चर्निंग चलती रहती है उसकी। और यूँ समझ लें कि ज्वालामुखी जब हटता है तो उसके बहुत पहले से उसकी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, वो अंदर ही अंदर उबलते रहता है और एक स्टेज ऐसा आता है कि वो बंधन तोड़ करके निकल आता है, तो हम उसको ज्वालामुखी कहते हैं। ये बंधन टूटने का अमल कहीं पे भी हो सकता है। मैंने जब पहली बार लिखना शुरू किया, पढ़ता तो बहुत ज़माने से था, एक मीटिंग में बहुत बोर हो रहा था, पीछे बैठा हुआ था, बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हुए थे, वो रिपीटेटिव चीज़ें होती रहती, तो ऐसे ही कुछ लिखने लगा। जब मैं लिखने लगा तो मुझे ये लगने लगा अरे यार ये तो अशार हो रहे हैं, तो चलो वो लम्हा था जिसमें वो टूट गया। वो हर आदमी का वो क्रिएटिव वो जो टाइमिंग होता है वो अलग हो सकता है, लेकिन उसके पहले वर्षों की मेहनत हो सकती है, कभी कभी कुछ महीनों कुछ सालों की होती है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को लिखने लगते हैं या करने लगते हैं तो सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ क्या मेरे से पहले किसी ने नहीं सोचा हो। दुनिया तो हज़ारों सालों से चल रही है, बेशुमार इंटेलिजेंट लोग, सेंसिटिव लोग होके गए हैं, तो मैं ऐसा अलग क्या हूँ, मुझ में ऐसा अलग क्या है। तो वहाँ पे बात आती है जिसको शायरी में कहते हैं अंदाज़े बयान की, कि आपके बात करने का तरीका क्या है, आप बातों को किस पैराए में कैसे पेश करते हैं।
आप उस चीज़ को आज ऐसा क्यों कि एम.एफ. हुसैन की कोई पेंटिंग हम देखते हैं और हम फौरन रिकग्नाइज कर लेते हैं कि ये मकबूल फिदाउद्दीन साहब की पेंटिंग है। हम ये क्यों नहीं कहते सूजा साहब की है, ये पिकासो की है? वही चीज़ है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां हो, तो ये अंदाज़े बयां हर ढंग से एक्सप्रेस होता है, पेंटिंग में एक्सप्रेस होता है, म्यूजिक। अब आप देख लीजिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूजिक जो पसंद करते हैं वो बराबर समझ जाएंगे ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, नदीम शहरुल जो समझते हैं नौशाद साहब। तो हर चीज़ में हर आदमी की उसकी एक आप यूँ कहिए वेवलेंथ होती है, वो उस वेवलेंथ को जब पा लेता है तब वो हकीकत में सही ढंग से अपने क्रिएशन के साथ इंसाफ कर सकता है। आज जो हमारा लिटरेरी सीन है कि सारा का सारा जो हम सुनते हैं पोइट्री सुनते हैं, आप किसी मुशायरे में चले जाइए, मैं जश्न अदब की बात नहीं कर रहा हूँ, शायर पढ़ के गया दूसरे शायर को बोला कि वही पढ़ लीजिए लगेगा इसी का है, तीसरा आएगा वो लगेगा इसी का है, एक फैक्टर का माल लेवल अलग है। ये अंदाज़े बयां नहीं होने की वजह से है क्योंकि इसमें ओरिजिनलिटी नहीं है। प्यार सब करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि जब हम प्यार करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा प्यार तो सबसे अनोखा है, सबसे निराला है, इसमें नयापन क्या है? तो इसमें नयापन ये है कि मैं अपने आप को कैसे पेश करता हूँ और मेरा महबूब अपने आप को कैसे पेश करता है। वो हर आदमी का अलग होगा, वो एक्सपीरियंस हर आदमी का अलग होगा, गरचे हम सब इंसान। तो वो जो क्रिएटिव सफ़र है वो तब मैच्योर होता है जबकि आप इस चीज़ को कर लेते हैं। तीसरी जो चीज़ होती है, अगर आप देखिएगा आज़ादी के बाद की जो ब्यूरोक्रेसी है हिंदुस्तान में, मैं उर्दू के हवाले से गुफ्तगू कर सकता हूँ, इवन पाकिस्तान में इरफान सिद्दीकी जिसको हम समझते हैं कि इंडिया के बहुत बड़े पोएट हुए, जिनका बार बार कल शेयर कोट किया जा रहा था, इंफॉर्मेशन सर्विस में थे, फैज़ अहमद फैज़ गवर्नमेंट नौकरी में थे, अहमद फराज गवर्नमेंट नौकरी में थे, बड़े बड़े शोरा बड़े बड़े अदीब गवर्नमेंट नौकरी में हुए, शमसुर रहमान फारूकी साहब, वो भी चंदा प्रोफेसर्स कितने हुए, टीचर्स कितने हुए। तो ब्यूरोक्रेसी हसन नईम साहब थे यहाँ पे, शुजा खावर दिल्ली में होके गए, बहुत सारे लोग हुए। तो होता क्या है कि एक तो सेंसिटिविटी होना, दूसरा फिक्र आपको आना, चाहे वो आमद की सूरत में हो कि आप पे वो चीज़ नाजिल हो। जैसे अब मैं एक वाक़या आपको सुना देता हूँ, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, मेरे पहचान के दोस्त थे और मैं लाइन में खड़ा हुआ था वो चेक इन कराने के लिए। मेरे पास एक और आदमी का टिकट था जो बाहर छूट गया था। मैंने उसको फ़ोन किया, भाई किधर हो? बोले सर मैं तो बाहर हूँ। तो हमने कहा अंदर आ जाओ। बोले टिकट तो आपके पास है, अंदर कैसे आओ? लंबी लाइन थी, मैं देख रहा थी आधा घंटा लगेगा मुझे काउंटर तक पहुँचने में। तो एक आदमी तलाश कर रहा था जो मेरी जगह पर खड़ा हो जाए ताकि मेरी जगह बनी रहे। अब मैंने अपने दोस्त को देखा, अच्छा मैं उनकी फैमिली को जानता था, उनके बच्चों को जानता था, वो किसी और के साथ थे। बड़ी देर तक मैं इस तजब्जुब में रहा कि मैं इनको पुकारूं कि नहीं पुकारूं, क्योंकि वो अंदाज से मुझे लग गया था कि रिश्ते कैसे हैं। लेकिन लास्ट में मुझे लगा कि भाई उनकी फ्लाइट छूट जाएगी, तो मुझे उसको पुकारना पड़ा। और वो जो उनके साथ थी मैं उनको भी जानता था, उनके चलते रहे सिर्फ बॉम्बे में जाकर बात करूँगा। तो अब उस आदमी को जाके मैं बाहर से लेकर आया जो मेरे साथ जाने वाला था, और मैं ख्याल में सोचने लगा कि क्या है। तो ख्याल वहीं पर आया, नाजुक है ये रास्ता इस पे न चल, नाजुक है ये रास्ता इस पे न चल, ए इश्क संभल ए शौक बदल। तो वहाँ पे लिखा है, वो लिखी हुई है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती है, फिक्र आपको आ जाती है। अब ये तो आते हैं गैब से, ये मज़ामी ख्याल में गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। गालिब ने कहा था कि ये तो ऊपर वाला डाल देता है, ये ख्याल आता है। आप सुबह बैठे हुए घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ कर किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई ख्याल आपको आ सकता है। तो ये ख्याल जब आता है तो उसके बाद एक फिक्र जो है आपके जहन में तैयार होती है, फिर उसको बहुत मुश्किल से बहुत कोशिश करके उसकी काट छाँट करनी पड़ती है। जैसे हीरे को काटा जाता है तब वो चमकता है, उसका तराशना पड़ता है, वो बहुत मुश्किल अमल है और उसमें अक्सर हम लोग फेल हो जाते हैं। मैं ब्यूरोक्रेसी की, मैं जनरल क्रिएटिव आदमी की बात कर रहा हूँ। और जब हम उसमें फेल होते हैं तो हम अपना स्टाइल नहीं बना पाते हैं। जो उसमें कामयाब हो गए वो अपने स्टाइल बना लेते हैं। हम इंसान हैं, हमारे तजुर्बे एक जैसे हैं। तो ये चीज़ है। और ये जब आप जैसे मैडम बात कर रही थी ना, क्रिएटिविटी से सिर्फ एक चीज़ जो हो जाती है, जो आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है कि आप में इम्पैथी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कि दूसरे के दर्द को समझने की जो सलाहियत है वो पैदा हो जाती है। हमने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस किए तो हमेशा क्राइम के
ऐसा ही क्यों किया, इंसानी रिश्ते ऐसे क्यों हो रहे हैं, ये दुनिया ऐसे क्यों चल रही है, इसमें हमारा क्या कसूर है। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फिलॉसफी पे चले जाइएगा तो ये है कि जबर इंसाफ, मेरे को मुझ पे कितना कंट्रोल है, मुझे हालात पे कितना कंट्रोल है, मेरा बिहेवियर क्या मेरे कंट्रोल में था क्या, ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी और पूरे का पूरा दरवाज़ा आपका खुल जाएगा जो आपको और पढ़ने के लिए और मेहनत करने के लिए भी मतवज्जा करता है और आपको अपनी कमियों का एहसास दिलाता है। तो ये एक सफ़र है जो चल रहा है। शुक्रिया जावेद साहब। एक सवाल मैं दोनों से आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पहले आपके हाथ में माइक है तो उधर से आपका ये जवाब आ जाएगा, फिर मैं आपसे बात करूँगा। दो सवाल, एक तो ये समस्या कि हम लोग ब्यूरोक्रेट हैं और ये जैसे कि मैम ने भी बताया कि हमें अपने सरकारी सिस्टम में बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जा सकता। अगर आप अदब से जुड़े और ख़ास तौर से अगर आप शायर हैं तो एक ये प्लॉट सा लगता है कि साहब ये लापरवाह अफसर होगा। तो क्या आपको इस तरह की परेशानी कोई महसूस हुई? दूसरा इसका पहलू ये भी है कि आप अगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं तो आपको समाज आराम से तस्लीम कर लेता है कि आप अदीब भी होंगे। किसी भी अच्छी नौकरी में इवन आप बैंक के बहुत बड़े मैनेजर हैं तो भी मान लिया जाएगा कि हाँ ये तो अच्छा आदमी होगा, बैंक मैनेजर है, शायर हो सकता है, अदीब हो सकता है। लेकिन अगर कहीं वो ब्यूरोक्रेट है और खास तौर से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में IAS, IPS, IRS इस तरह की सर्विसेज में है तो ये माना जाता है कि भैया ये अपने रसूख का इस्तेमाल करके टू पुट अ फेदर इन कैप, एक अलग कि भाई ये सब तो अपने सब जिंदगी के सारे वसीले इनके इकट्ठा हो ही गए हैं, खुशगवार जिंदगी है और ये शेर कहने लगे हैं। तो जो अदब में भी बहुत आसानी से आप तस्लीम नहीं होते हैं, तो आप लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे इसमें? और दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई आपको ये लगा कभी कि आप IPS हो गए थे, अगर शायर ना होते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता? क्या ऐसा लगा कि आपको शेर कहते हुए या अपनी पोइट्री करते हुए या पेंटिंग करते हुए आपके जो अपने सरकारी जो फ़राइज़ हैं उनको निभाने में कहीं कोई कोताही या किसी तरह की डिस्टर्बेंस, या शायर के तौर पर समाज से, जनता से इतना जुड़ने के बाद क्या आपको लगा कि एक जो दूरी ज़रूरी थी खास तौर से पुलिस ऑफिसर के लिए वो बेहतर तरीके से आप परफॉर्म करते? देखिए बड़ी मशहूर कहानी है, एक साहब जो शेर सुना रहे थे और बहुत देर तक लोगों को बोल कर रहे थे तो उसको उनको उतार दिया गया। तो नाज़िम को कह गए कि अभी मैं तुमको दिखाता हूँ। तो थोड़ी देर बाद देखा कि एक जो है हेड कांस्टेबल, एक पुलिस का आदमी एक बड़ा डंडा लेकर के उनको साथ लेके वापिस आया और नाज़िम को डंडा पटका और कहा कि थानेदार साहब हुक्म है कि इनसे 2 बतें सुनी जाए। तो देखिए मामला ऐसा है कि क्वालिटी जो होता है ना वो तो समझ में आ जाता है। अब जब तक आप जैसे पुलिस में जब तक आप यूनिफॉर्म पहन के बैठे हो चुपचाप बैठे हुए हैं, हर आदमी बराबर है, लेकिन जैसे आप गुफ्तगू शुरू करेंगे ना तो पता लग जाएगा आपके औकात क्या है। तो ये औकात समझने में लोगों को ज़्यादा देर नहीं लगती है, तो इसीलिए आप किसी को कोई रोक तो झाड़ ही नहीं सकते। आप सामने मजबूर कर सकते हैं, कैप्टिव ऑडियंस आप बना सकते हैं, लेकिन बाद में आपका ही मजाक उठेगा। तो इसलिए क्वालिटी अगर आपके पास है तो आप सर्वाइव करेंगे, वरना आप हाशिए पे रख दिए जाएंगे। बिल्कुल सर। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि काम करना और अपने किसी हॉबी को परसू करना ये अपने आप में कन्फ्लिक्टिंग नहीं होता है। मैं ये समझता हूँ कि आप अगर ऑफिसर हैं या बिजनेसमैन हैं या जो भी हैं, आप अपने काम के लिए सिंसियर हैं तो आप शायरी में भी सिंसियर रहिएगा। शायर की जो एक इमेज हमने लाउवाली पना की बना रखी है कि शायर जो उसके बाल बड़े होंगे वो थोड़ा दीवाना जैसा नज़र आएगा और वो उसके खुमरियात और उसको ज़रा इंटॉक्सिकेशन का भी शौक़ होगा और उसकी सिर्फ नाजुक से ज़रा ज़्यादा बातचीत होगी। ये तमाम ये अफवाहें हैं। देखिए सेंसिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि एक्सटर्नली आप सेंसिटिव होइए, सेंसिटिविटी अंदर होती है, जहन में और दिमाग में होती है। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि चूँकि ये हमारे भी दिमाग और हमारे शौक में था, और मैडम मुझे लगता है इस बात को सपोर्ट करेंगे, तो हम शायद ज़्यादा मेहनत करते हैं इस बात को साबित करने के लिए कि हमारी हॉबी, हमारी क्रिएटिविटी हमारे काम के आड़े नहीं आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हम प्रूव करते हैं और इसके लिए हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि फाइनली ना गवर्नमेंट का वर्क टीम का वर्क है। अकेला आदमी अकेला चला कुछ नहीं भाड़ नहीं फोड़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो टीम बिल्डिंग कैसे होती है? टीम बिल्डिंग होती है कम्युनिकेशन से।
और अच्छा कम्युनिकेटर कौन होता है? जिसके अंदर इम्पैथी हो, जो अपने बात को इस ढंग से, इस पैराए में शाइस्तगी के साथ रख सके कि दूसरे को लगे कि मुझे इज्जत मिल रही है, मुझ पर भरोसा किया जा रहा है और मैं जो डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ वो मुकाम मुझे दिया जा रहा है। तो मोहब्बत से पेश आने का जो सलीका हमारे अंदर आ जाता है अदब के हवाले से, तो उससे क्या होता है कि हमारी टीम बन जाती है, तो हमें काम करना आसान हो जाता है, तो हमारा वक्त कम खर्च होता है, हमको शायरी की थोड़ा वक्त भी मिल जाता है। जी मैम, आप इस बातचीत को आप अपने एंगल से कंटिन्यू करें। मैं खालिद साहब से इत्तेफाक रखती हूँ, बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने कि चूँकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स सचमुच औरों से थोड़ी बेटर होती हैं और कई जगहों में तो इसका फ़ायदा भी मिलता है कि जैसे मैं कलकत्ता में पोस्टेड थी तो वहाँ कवि होना बहुत बड़ी बात थी। एक बंगाली जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनियन और ये सब की प्रॉब्लम्स होती थी, तो जब मैं गई तो मेरे साथ उनका बिहेवियर औरों से बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। तो मेरे और कोलीग्स कहते थे, भाई तुम संगीता जो बोलती हो दौड़ के आप लोग करते हो और हमारी बात उतनी नहीं सुनते। बोले आप उनसे क्या कंपेयर कर रही है, वो कवि है ना, मुझे उनकी बात ज़्यादा सुननी पड़ेगी क्योंकि मैडम तो कवि हैं। तो और अगर आपने उनकी भाषा भी सीख ली है तो कलकत्ता में आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने बंगालियों को बहुत सुपीरियर क्वालिटी के रेस की तरह इसलिए देखा है क्योंकि वो उनकी म्यूज़िक और पोइट्री की समझ, वो किताब खरीद के पढ़ते हैं। आप कोई भी बुक फेयर देखिए जो कलकत्ता में होता है तो वहाँ बहुत, तो कई जगहों में आपके इन चीज़ों का आपको उसका तवज्जो भी मिलता है और आपको लोग इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो ऐसा ही नहीं है कि उसका एक नेगेटिव वो है। अब तो माशाल्लाह हमारे डिपार्टमेंट में चूँकि मैं इतने सालों से लिख रही हूँ और इतने सालों से पेंट कर रही हूँ तो धीरे धीरे लोगों का रवैया बदला है। बल्कि कोई कठिन काम होता है जहाँ पब्लिक को समझाना होता है, उनको किसी तरीके से पर्सुएट करना होता है, तो मुझे भेजा जाता है कि संगीता मैडम को भेज दो, वो तो अच्छे से बात करके इस चीज़ को, माहौल को ठीक कर लेंगी। मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में की गई थी, मैं 2 साल वहाँ थी, जबकि बड़ा हॉस्टाइल स्टेट है टैक्सेशन को लेके। पर मैं कहूँगी कि मेरे 30-35 साल के कैरियर में सबसे अच्छी मेरी पोस्टिंग वहीं रही क्योंकि मैं लोगों से मिलती जुलती रही, उनको समझाती रही और हमारा टैक्स कलेक्शन भी वहाँ बेटर होता रहा। तो शायद मैं पोइट्री में और पेंटिंग में हूँ तो मुझे लगा कि उसका एडवांटेज मुझे कश्मीर में मिला है। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग इस चीज़ को बहुत महत्व भी देते हैं कि ये ऑफिसर दूसरों की बात सुनता है, उसको सामने वाले के साथ अच्छे से पेश आता है। ये चीज़ें मैटर करती हैं लाइफ में। और ह्यूमन बिहेवियर अगर आप समझ लें तो आप जहाँ भी हैं, आप प्रोफेसर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ आपका अच्छा संबंध होगा, अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं तो आपका अपनी टीम के साथ भी अच्छा संबंध होगा और पब्लिक से भी अच्छा होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि इस स्वतंत्र देश में हम सिविल सर्वेंट किसको, अपनी सिविल सोसाइटी को ही तो सर्विस देने के लिए वहाँ बैठे हैं। अगर ये बात कम्युनिकेट हो जाती और ऑनेस्टी के साथ हो जाती है तो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करते हैं। मुझे तो लगता है कि शुरू के दिनों में लोगों को ये परेशानी होती थी कि इतना लिखती हैं तो ज़रूर कुछ ध्यान नहीं देती हूँ, मगर धीरे धीरे आप अपनी एक क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करते हैं, ज़्यादा काम करके, ज़्यादा अच्छा काम करके, ज़्यादा समय देकर, ज़्यादा सूझबूझ दिखाकर उसको कर लेते हैं। तो ऐसा अब एक कोई आयरन कर्टन नहीं है, अब लोग इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छा लिख रहे हैं और अगर अच्छा नहीं लिखते तो सर्विस में आने के, मैं तो एक इंग्लिश पोइट की बात करती हूँ, के साहब हैं, के दारूवाला, उनको रिटायर वो IPS ऑफिसर हैं, अब उनको रिटायर में बहुत एक अरसा हो चुका, उनकी उम्र 80-80 साल होगी। तो अगर वो अच्छा लिख रहे हैं तभी तो आज भी लोग उनको पढ़ना चाहते हैं, कहीं भी आ जाएं इस महफिल में तो अदब से लोग उनसे पेश आते हैं। तो अपनी राइटिंग में अगर कोई कंटेंट है, उसमें कोई दम है तो आप अपनी जगह बनाएंगे। आप ब्यूरोक्रेट हैं या नहीं है ये कोई बड़ा मसला नहीं रह जाता। शुक्रिया मैम। बिल्कुल आपने अभी इस्तेमाल किया कि हम लोग सिविल सोसाइटी में रह रहे हैं, सिविल सर्वेंट हैं और जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं, उनको सर्व करने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि ये भी एक अभी 10-12-15 सालों का एक चेतना नई जागृत हुई है, वरना क्योंकि ये पूरा ब्रिटिश लीगेसी हम सिस्टम लाए थे और एक वो जो सामंतशाही सिस्टम था कि वहाँ पे कर्टेंस थे कि सब छुपा के गोपनीय रखें और पब्लिक से दूरी बनाए रखें, क्योंकि जो पूरी ब्यूरोक्रेसी हमारी बनी थी
वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ही सब उससे शुरुआत हुई, तो उनको एक तरह से एक्सप्लॉइट करना था, यहाँ पे रूल करना था। हम लोग जो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी हमारी इंडिपेंडेंस के बाद आई है, तो हम लोग रूल नहीं कर रहे हैं, वी आर सर्विंग। तो शायद वो हमारी सर्विसेज जो रेंडर कर रहे हैं वो उसमें बेहतर तरीके से वो लोग काम कर सकते हैं। और ये जो रुझान अभी शायद आप लोग जब नौकरी में एंटर हुए होंगे तो इक्का दुक्का लोग करते रहे होंगे, लेकिन एक लंबी फेरिस्त है जो ब्यूरोक्रेट, पोएट्स हैं, पेंटर्स हैं, सिंगर्स हैं। अभी हमारे यहाँ डॉक्टर रयूम साहब हैं यूपी में, बहुत ही शानदार सिंगर भी हैं, बहुत अच्छे गजलकार भी हैं अभी। तो ये एक नया रुझान आया है, तो मेरे ख्याल शायद ये हमारी डेमोक्रेसी जो जैसे जैसे ग्रो कर रही है, ये भी उसकी भी अलामत है। और गवर्नमेंट हमारी जो जनोन्मुख हो रही है, ये उसकी भी अलामत है। एक सवाल खालिद साहब, मैंने शुरू में जब बातचीत शुरू हुई थी तो मैंने ये मैम से भी बात की थी कि जो हम लोगों का जो ये ब्यूरोक्रेसी और खासतौर से हम लोग पोएट्री फेस्टिवल में है, जो पोएट्स हैं, तो जी सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। ये था कि हम लोग जो ब्यूरोक्रेसी में है तो हमें कई बार ये भी समस्याएं आ जाती हैं कि आपके सामने तारीफ करने वाले जो लोग हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं। हम शुरू में जैसे हम लोग तो खैर वक्त हो गया है, काफी अर्सा आपको भी हो गया, तो उससे कैसे एक ब्यूरोक्रेट को अपने आप को बचाना चाहिए, इसमें भी जरा सा मैं चाहूंगा कि आप रोशनी डालें कि बहुत सारे लोग तो आपके इस वजह से भी आपको प्रमोट करेंगे, बुलाएंगे कि हाँ साहब बहुत बड़े अदीब हैं, जो अपने आप के जिसको कहते हैं उल्लू सीधा करने वाले लोग। तो इससे कैसे दो चार होना पड़ा होगा, इस बारे में कुछ मैं रोशनी डालें, अगर 5-7 मिनट का भी वक्त है हम लोगों के बीच में। जो बात अभी हो रही थी पहले, जरा उसमें एक पॉइंट ऐड करता चलूँ आपको कि एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आपको एक अच्छा क्रिएटिव आदमी बनना है तो आपको हमेशा इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे इंस्पिरेशंस क्या है? हम जब किसी चीज़ को तख्लीक करते हैं तो हमारा इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? हमारा इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा सोर्स है कॉमन मैन, आम इंसान। और आम इंसान से जब तक आपका कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप इंस्पायर्ड नहीं होंगे। आम इंसान आपको आपकी एसी गाड़ी में बैठ के एसी ऑफिस में नहीं मिलेगा। आम इंसान को अगर जानना है, जैसे मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे लोकल ट्रेन में सफ़र करना पड़ेगा, मुझे स्लम्स में जाना पड़ेगा, मुझे झोपड़पट्टियों में जाना पड़ेगा, मुझे समाज की उन गंदगियों को भी देखना पड़ेगा जिसके बारे में मेरे दिल में एक दर्द का जज्बा है, और फिर हमको उसको आईना दिखाने के लिए अपने ढंग से लिखना पड़ेगा। तो जब आप इस चीज़ को करना चाहेंगे, इंस्पिरेशन ढूंढने जाने के, अब आपका इंस्पिरेशन बहुत बार हम चौपाटी पे जाते हैं, चौपाटी में हज़ारों लोग घूम फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ जोड़े बैठे हुए हैं, कुछ अधेड़ लोग बैठे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आप उनको देखिएगा, उनको ऑब्जर्व कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इंसान के कितने अलग अलग चेहरे हैं। अगर आप सब मेड टू ऑर्डर चीज़ें रखिएगा तो आपकी शायरी स्टेल हो जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी में जंग लग जाएगा। तो अगर आपको रिन्यू करना है खुद को तो आपको इंस्पिरेशन ऐसी ही जगहों से मिलेगा। आप नेचर में चले जाइए, जंगलात में चले जाइए, हैवान जहाँ है वहाँ चले जाइए, झगड़े हो रहे लोगों को वहाँ बैठ के आप सुनिए कि लोग क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव क्या है, ये किस आइडियोलॉजी और किस फिलॉसफी से आते हैं। तो इंसानी जज्बों के, इंसानी किरदार के नित नए आयाम आप पे खुलेंगे उसमें। तो मुझे लगता है कि अगर आपको एक अच्छा क्रिएटिव आदमी बनना है तो आपको इन चीज़ों को हमेशा अपनी ज़िंदगी में जगह देनी पड़ेगी। दूसरी बात जिसको हम कहते हैं प्रीडिसेसर सक्सेसर सिंड्रोम होता है और फील्ड यूनिट में बहुत ज़्यादा होता है। हमें ये बताया गया था कि आप जब जाइएगा तो आपके सामने जो लोग आएंगे वो आपको ये कहेंगे कि पिछले 20 सालों में आप जैसा तो कोई ऑफिसर आया ही नहीं और आपका जो प्रीडिसेसर था वो इंतहाई नालायक नामुराद गधा था। लेकिन वो मशहूर कहानी में तोते की कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। तो ये पहले हमको आगाह कर दिया गया था। और दूसरी बड़ी बात है जिसको हम कहते हैं रियलिटी चेक। होता क्या है कि हम बैलून की तरफ फूल जाते हैं और हम समझते हैं कि जो कहा जा रहा है वही सच है और उसके सिवा कुछ भी सच नहीं है। अगर आप अपने को रियलिटी चेक देते रहे ना तो आपको बराबर आपकी अपनी औकात महसूस होती रहेगी। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि यू इनवाइट क्रिटिसिज्म, कहो कि नहीं मैं गलत हूँ, ये बताओ ना यहाँ पे क्या कर सकते थे और बेहतर कैसे हो सकता था।
जब हमने सीखना शुरू किया पुलिसिंग, फॉर एग्जाम्पल मेरा क्राइम राइटर कांस्टेबल होता है, वो जूनियर इंजीनियर था, तो वो कुछ लेके आता था लिख करके फाइल, तो मैं उसको बिठाता था, उसका नाम था शांताराम। मैंने उसको पूछा शांताराम तुमने ऐसा ही क्यों लिखा? पहले नहीं बताता था मुझे, जब धीरे धीरे उसको भरोसा होने लगा तो बताने लगा सर इसमें ये सर्कुलर है, इसमें ये गाइडलाइन है। मैंने कहा शांताराम अगर इस फाइल को बिगाड़नी होती तुम क्या करते? तो वो भी बताने लगा, इसको और अच्छा करना होता तुम क्या करते? तो धीरे धीरे करके जब वो रियलिटी चेक आप लेते रहिएगा तो आपको अपनी औकात समझ में आती रहेगी। और एक बात समझ लीजिए, जो हम बड़ी ये खुशफहमी में रहते हैं कि हम जैसे नौकरी में आ गए, हम खुदा का एहसान हो गए धरती पर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ चांस की बात है कि आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में थे, आपने मेहनत की कोशिश की और अपने आप को नवाज दिया। उसके सिवा भी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है, और सीखने का अमल ज़िंदगी भर थमता नहीं है। जो पानी ठहर जाता है वो गंदा हो जाता है, उसमें कीचड़ हो जाता है, बहता पानी हमेशा साफ होता है। तो आप अपने आप को रवा रखिए, सीखते रहिए, और हर आदमी आपको कुछ न कुछ सिखा के जा सकता है, छोटे से छोटा आदमी। तो ज़मीर की आवाज़ पर अगर आप लब्बैक कहेंगे और अपने जहन को, दिमाग को खुला रखेंगे, तो आप एक बेहतर इंसान, एक बेहतर क्रिएटिव आदमी हो जाएंगे। और जैसे ही आपने तमाम खिड़कियाँ बंद की तो बस उमस हो जाएगी वहाँ। जी शुक्रिया। एक आखिरी सवाल, जो नॉर्मली अभी आपने शायर की जो अलामतें जिक्र किया कि एक लोगों के जहन में बना हुआ कॉन्सेप्ट कि भाई आवारा सा और बिल्कुल बिखरा हुआ शराबी सा इस तरह का आदमी है, और एक दूसरा समाज में एक ये भी है कि अदब में, तसव्वुफ में वो आदमी जाते हैं जो ज़िंदगी में हारे हुए हैं, दुखी हैं, निराश हैं, और ख़ास तौर से शायरी में तो मान ही जाता है कि भाई, जैसे शुरू में मेरे साथ भी हुआ जब हमारे रिश्तेदारों को मालूम पड़ा कि ये शायरी वायरी भी करने लगे हैं, तो लोगों को लगा कि अच्छा, मेरे साथ तो ये हुआ कि नौकरी जाने से पहले ही से ही काम चल रहा था उस पर, तो बड़ा मतलब मजाक सा उड़ा कि ये जो बर्बाद लोग होते हैं, मेरे सीनियर रिलेटिव थे तो वो अब है नहीं, हयात नहीं है। तो उन्होंने कहा, हमारी मदर से कहा, मदर को बड़ा हर्ट हुआ, कह लगे कि असल में जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं ना, तो वो सब इसी तरह से अपने शेल्टर्स ढूंढते रहते हैं। तो क्या वजह रही कि आप सब लोग, हम लोग सक्सेसफुल लोग हैं जिंदगियों में, सब हासिल करने के बावजूद ऐसा मुतवज्जे आपको कौन सी चीज़ ने किया कि आप अदब की तरफ गए? दोनों से मेरा सवाल है कि आखिरी सवाल, और अगर उसके बाद आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहेंगे तो आप लोगों का स्वागत है। तुमने नफ्स पे हाथ रख दिया है। वो जो शायरी का सबब हुआ, कलीम आज़म साहब का बड़ा मशहूर उनका दीवान है। देखिए, ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी बस चोली दामन का साथ है। तो नाकामी हर आदमी के हिस्से में लिखी गई होगी, बेशक, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। आप कितने भी खुश दिखते हो, आप अंदर से उतने खुश हैं क्या, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हर हंसता चेहरा बहुत पुरसुकून है और बहुत खुश है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब ने धक्के खाए ज़िंदगी में। मैं समझता हूँ हर आदमी जो इस क्रिएटिव प्रोसेस से गुजरा है उसने धक्के खाए, चाहे वो इश्क में नाकाम रहा हो, चाहे किसी एग्जाम में नाकाम रहा हो, किसी ने धोखा उसको दिया हो, कहीं कोई उसका दिल टूटा हो, कई बार टूटा हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी ने उसको डांटा हो, उसके साथ गद्दारी कर ली, वगैरह वगैरह। हम सब के साथ ये मामले, ये वाक़े होते रहते हैं। होता क्या है कि जब आप थोड़ा ओवर सेंसिटिव रहिएगा तो आप ज़्यादा सोचते हैं, तो ज़्यादा सोचने की वजह से आपको उसमें वो ख्याल आता है, उसमें फिक्र आती है, वो अशार में, अल्फाज में, पेंटिंग्स में, किसी और फील्ड में ढल जाते हैं। तो ये चीज़ें होती है, ये एक किस्म की रब की इनायत है, इसको हमेशा ऐसा समझना चाहिए। आप अच्छे सिंगर हैं, रब की इनायत है, आप अच्छे राइटर हैं, वो रब की इनायत है, और इसको हमेशा ऐसा समझ के चलना चाहिए। हुआ क्या है, और ये बदकिस्मती है अदब की, लिटरेचर की, दुनिया भर में, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, कि बहुत सारे अच्छे राइटर बहुत बेराह रबी की राह चले, मतलब उनकी लाइफ बड़ी एबनॉर्मल है। देखिए, एबनॉर्मल हम सब में, क्रिएटिव आदमी थोड़ा ज़्यादा होता है, उस थोड़ा सर्किट किस्म का होता है, ये आप मान के चलिए। मैडम है यहाँ पे, लेकिन हम में से कुछ न कुछ सर्किटपना है, चीज़ें होती हैं। हम अनकैम्प्ड रहेंगे, हमारा रूम बहुत अच्छा आपको नहीं मिलेगा, कभी हम जल्दी झिल्ला भी जाएंगे, चीज़ें होती हैं, हम इंसान हैं, तो सेंसिटिव आदमी के साथ ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे हम समझ लीजिए उर्दू शायरी में ले लीजिए, और उर्दू शायरी का नाम लिया जाए तो सबसे पहला
जो शायर आपकी नज़रों के सामने आएगा, आपके जहन में तस्वुर में आएगा, वो कौन होगा? गालिब। अब एक साहब थे, एक शायर थे, उन्होंने एक बार गालिब पर कैलकुलेट करके दिया कि उनका रोज़ाना का खर्च कितना था। कैलकुलेट के बाद आता है कि इतना गोश्त खाते थे, ये उनकी खुराक थी, ये इतना पैक उनको लगता था, वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम कुछ बहुत अच्छे शोरा का जिक्र ले लेंगे, इकबाल ले लें, गालिब ले लें, फैज़ ले लें, अहमद फराज ले लें, इवन इरफान सिद्दीकी ले लें, तो इनकी लाइफ ऐसी नहीं थी कि जिनको देख करके आपको घिन आने लगे, आप कहने लगे क्या गटर में पड़ गया है, क्या नालायक है। ये नहीं, ये अपने आप को मामूल पर रखते हुए भी इन्होंने शायरी की और बहुत अच्छी शायरी की है। या बहुत अच्छा इंतज़ार हुसैन अभी उन्हें पिछले साल इंतकाल हुआ। तो अपने आप को नॉर्मल रेंज ऑफ बिहेवियर में रखना ये मुश्किल काम है, लेकिन बहुत लोग रखते हैं इसको, और उसके लिए आपको बाल बड़े होना और एकदम से दीवाने की सूरत में होना ज़रूरी नहीं है। आपको वो एहसास होना चाहिए अंदर से कि हाँ, वो दीवानगी कैफियत मेरे दिल के अंदर है। और शायद क्या होता है, क्रिएटिव आदमी क्या होता है कि वो जब फिलॉसफिकल लेवल पे सोचता है ना, तो उसकी लॉ लग जाती है, उसका एक कनेक्ट हो जाता है। तो हमारा जो बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है इस वजह से दूर हो जाता है कि हम उसको एक लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स से जोड़ के देखते हैं। मैं क्या, दुनिया में कौन सा आदमी परेशान नहीं है, हम ये सोचने लगते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या, और भी तो लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, वगैरह वगैरह। तो ये ऐसा सिलसिला है जिसमें कि अपने आप को मॉडरेट करना ज़रूरी होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम लोगों में से कुछ ना कुछ आपको एक आँच की कमी नज़र आएगी, उसमें कोई मुझे वो एक्सेप्ट करने में कोई दुश्वारी नहीं जी। मैम, ऐसा है कि वही है कि आप ज़्यादा शिद्दत से आपको एहसास होते हैं। कुछ लोग होते हैं, कोई छोटी सी बात होगी उसको तुरंत भूल भी जाते हैं। जैसे शायर होगा या शायरा होगी, उसके दिमाग में वो बात बहुत देर तक घूमती रहेगी कि अच्छा क्यों हो गया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। मतलब ज़्यादा गहराई से आप चीज़ों को फील करते हैं, तो ये तो है ही। और चूँकि समय कम है, मैं चाहती हूँ लोग क्वेश्चन भी पूछे, तो मैं दूसरी बात ये कहती हूँ कि बस महसूस करने का जज्बा ज़्यादा होता है। और अगर आप हमारे बच्चों से पूछिएगा, मेरे बेटे से बोले तो बोलेंगे कि मेरी मदर थोड़ी इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक इसलिए कहेगा क्योंकि वो देखेगा कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उसको छोड़ के ये बिल पे करना था, मम्मा तुमने पे नहीं किया, तो मैं बोलती हूँ मैं अच्छा मैं कुछ लिख रही थी, मेरे दिमाग से उतर गया। तो वो कई चीज़ों को हम लोग जो हमें लगता है कि ये उतना ज़रूरी नहीं है, कल भी हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और हर क्रिएटिव व्यक्ति कहीं ना कहीं इसेंट्रिक तो होता ही है। थोड़ा इसेंट्रिक नहीं होंगे तो अलग ढंग से चीज़ों को कैसे देखेंगे। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे ना वो पीछे जो उसमें वो हाँ जाली बनी ना, मैं बार बार उसकी तरफ देख रही हूँ। अब एक आर्टिस्ट का दिमाग उस पर बार बार जाके अटक रहा है। हो सकता है कि बहुत लोग इसके पर ध्यान ही ना दे, कोई तवज्जो ना दे, मगर मुझे बार बार वो पैटर्न्स दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है मैं इसको अपने अंदर रख लूँ और कभी किसी पेंटिंग में उसका इस्तेमाल कर लूँ। तो ये चीज़ें, आप चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं, और एक ही चीज़ को देखने के 100 तरीके हो सकते हैं। आपका तरीका भी सही है और हमारा तरीका भी सही है। तो बस ये है कि हम लोग चाहते हैं कि अगर हमने कोई अच्छी बात लिखी है या कुछ हमारा दर्द पिघला है तो वो बढ़ जाए आपके साथ, और क्या। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक्स आपको खालिद साहब और मैम, बहुत एक अच्छी बातचीत हम लोगों की हुई। अब मैं अपने सामीन से मेरी गुजारिश है, और अगर आप चाहें कि आप कोई सवाल आपके जहन में कौन रहा हो इस सिलसिले में, तो आपका स्वागत है। हम लोग 5-7 मिनट अगर और हम रुक सकते हैं। रंजीत साहब ने भी आदेश दे दिया है, तो अगर आपका कोई सवाल हो। हाँ जी, जी पूछेंगे। मैं सर, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस महफिल में अपना थोड़ा सा वक्त दे पाया। बहुत खुशी इसलिए है कि खालिद तो शायद कई ऑफिसर होंगे, लेकिन ये वाले खालिद बहुत कम हैं। जी इसी तरह से प्रोफेसर तो बहुत हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे अदीब, ऐसे शायर, ऐसे मुफक्किर, जैसा आपने बताया मैम कि आपका इन दीवारों पर ध्यान कर रही है नजर, तो वो भी एक तखय्युल की परवाज़ है बेसिकली, जिसके लिए अकबाल ने एक शेर कहा था, मैं अर्ज करना चाहूँगा कि मुझे खबर नहीं ये शायरी है या कुछ और,
मुझे खबर नहीं ये शायरी है या कुछ और अता हुई है मुझे जिक्र व फिक्र जज्बो सही। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कोई साहब या साहिबा कुछ अगर कोई ज़हन में कोई सवाल हो इस सेशन में जो बातचीत हुई है उसके मुतालिक, तो कोई सवाल पूछना चाहें? जी 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 बिल्कुल सर। नहीं आप खालिद साहब से जो बैठने से भी है कि एक ब्यूरोक्रेट के अलावा जो दूसरी गतिविधियां रहती है इससे पॉपुलैरिटी मिलती है, पूरे देश में नाम भी होता है। ऐसे भी क्योंकि ज़्यादा संवेदनशील होता है तो ज़्यादा लोगों से जुड़ाव भी होता है। तो बिरादरी इसको कैसे लेती है? बिरादरी में जेलसी रिएक्शन, बस यही मेरी अच्छा सवाल है। अरे मतलब जो पॉपुलैरिटी मिलती है और अखबारों में कभी आपका फोटो वोटो छप जाता है तो उसकी थोड़ी बहुत एनवी तो हो ही जाती है, ऐसा नहीं है। अभी ये बातें चल रही हैं आजकल कि अरे क्या तुम तो बहुत लकी हो, तुम रिटायर हो जाओगी तो तुम्हें तो कोई काम की कमी नहीं है, तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा बीतेगा। तो मैंने कहा तुम्हें किसने मना किया था कि तुम कोई शौक ना रखो, है ना। मेरा ये मानना है कि हर इंसान को ज़रूरी नहीं है कि वो लिखे ही, उसकी जिस चीज़ में उसका पैशन है वो पैशन तो साथ साथ उसको मुकम्मल करना ही चाहिए। मान लीजिए किसी को गोल्फ ही खेलना है या हॉकी खेलना है या क्रिकेट खेलना है, लिखना है, जो करना है, एक और चीज़ आपके साथ साथ चलनी चाहिए पैरेलल। जो आप थक जाते हैं, मैं घर जाके अगर मैं थोड़ी देर म्यूज़िक सुन लूँ या कुछ अच्छा पढ़ लूँ तो माइंड फ्रेश हो जाता है। तो हर इंसान को ये करना चाहिए। अब कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जो नौकरी के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो रिटायरमेंट से किस कदर घबराते हैं मैं आपको नहीं बता सकती। तो ये तो एक एस्पेक्ट है। पूरी ज़िंदगी को एक होलिस्टिक पिक्चर की तरह देखना चाहिए और उसमें आपका जो मन है वो सब करने के लिए समय निकाल लेना चाहिए। तो एनवी तो होगी ही लोगों को, हम लोग ज़्यादा खुश दिखाई पड़ते हैं अंदर से हो या ना हो, मगर लोगों को लगता है कि ये लोग ज़्यादा, इनके पास सब कुछ है और उसके अलावा ये भी है। जी ये भी है। खालिद साहब आपका क्या इसका एक्सपीरियंस है जो सर ने सवाल किया है अभी? पुरुष कुएं से यूं राग से जैसे बाजा। एक जरा देखिए, एक जरा छेड़िए, फिर देखिए क्या होता है। सब कुछ है। देखिए दोस्तों क्या है कि जैसे हमने अर्ज किया था, दो चीज़ें होती है। एक तो हमें अपने प्रूव करने के लिए ज़्यादा सिंसियर होना होता है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो लोग ये समझेंगे कि साहब ये तो बेकाम के हो गए या किसी काम पे रहे नहीं, ये तो बस यही करते रहते इधर उधर। तो उस वजह से हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमारा आउटपुट औरों से बेहतर हमको दिखाना पड़ता है। और उसके साथ साथ अगर रब ने आपको ये अदा, ये हुस्न या ये खूबी बख्श दी है तो आपके चाहने वाले बहुत सारे होंगे। तो ये बड़ा डेडली सा कॉम्बिनेशन है ब्यूरोक्रेसी के लिए, कैपेबिलिटी और पॉपुलैरिटी। तो आपको अंडरकट करने वाले बेशुमार लोग होंगे, और खासतौर से अगर आपके डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ पोस्ट या सो कॉल्ड जैसे आप ऊपर जाते हो कम होता ही जाता है। कम अगर होंगे तो आपको तो बहुत ज़्यादा परेशानियों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। और उस पर खुदा खैर करे कि आप सेंसिटिव आदमी ठहरे, सो आपके इन चीज़ों का असर भी बहुत ज़्यादा होता है कि एक साहब मतलब बहुत ज़माने तक धक्के खाने के बाद एक बार हमने गौर किया कि ये हमारे बारे में सारी खबरें फैलती कैसे हैं। या हम लोग 3 बड़े करीबी दोस्त हुआ करते थे हमारे काडर महाराष्ट्र में, तो हमने कहा कि हम तो सिर्फ इस आदमी के पास उठते बैठते हैं, इसके अलावा जितने लोग ये खबरें फैला रहे हैं उनके पास तो मैं कभी ज़्यादा भी नहीं हूँ, तो हो ना हो यही साहब जिम्मेदार हैं इसके। तो मुझे फिर उनसे कतई ताल्लुक़ करना पड़ा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, और होता है क्या कि चूँकि हम इमोशनल लोग होते हैं तो हम हिमाकत भी बहुत सारी करते हैं, हम लोगों पे बहुत आसानी से भरोसा भी कर लेते हैं, हम अपने जैसा दूसरों को समझते हैं और समझते हैं कि दुनिया तो बहुत अच्छी और प्यारी सी जगह है। तो ये दुश्वारियाँ होती है, धक्के हम खाते हैं, तो फिर हमें समझ आती है कि नहीं, हमने दुनिया को जैसा समझा था उसका रूप वैसा नहीं है, और वही दर्द फिर आपको शायरी में या और दूसरे क्रिएटिव फॉर्म्स में ढल के आते हुए दिखता है। और चूँकि आपके और हमारे तजर्बे एक जैसे होते हैं, और आर्ट जो है वो आप बीती को जग बीती बनाने का हुनर है कि जो मेरे दिल पे गुजरी है मैं उसको इस ढंग से पेश करूँ कि आपको लगे कि वो आपके दिल की आवाज़ है।
तो फिर वहाँ भी चीज़ें आती हैं। सब मिला जुला के वो क्या होता है कि जोड़ अगर 100 का है ना, जितनी खूबियाँ और खामियाँ मिला जुला के हैं, तो उसमें एक चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो दूसरी कम हो जाएगी। तो ज़िंदगी दुश्वार होती है क्रिएटिव आदमी की, वो तकलीफों से ज़्यादा गुजरता है, लेकिन वही है कि ये रब की कुछ किया नहीं जा सकता इसमें Choice नहीं है कुछ। कोई चॉइस नहीं है। बहुत शुक्रिया खालिद कैसर साहब, संगीता मैम, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की उपस्थिति से, आपकी मौजूदगी की वजह से ये जो हमारा सेशन था उसमें जो हमारी गुफ्तगू हुई वो बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। वाकई ये जो ब्यूरोक्रेट क्रिएटिव लाइफ में जुड़े हुए हैं उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अपने आप में नौकरी जो होती है वो सभी को देखिए, जो लोग नहीं भी कहते हैं वो सारे दिन 24 घंटे आपको बिजी दिखाई देते हैं, बर्डन दिखाई देते हैं। ऐसे में अपनी नौकरी को भी ठीक कर लेना, फिर इस क्रिएटिविटी में भी बहुत मेहनत लगती है। अब यहाँ ही आए हुए हैं, मुंबई से यहाँ आए हुए हैं, हम लखनऊ से यहाँ आए हैं, तो कितनी जहमतें तमाम वहाँ की इंतजामात करने के बाद। फिर सबसे बड़ी दिक्कत, जो वक्त हम नौकरी के बाद अपने परिवार को दे सकते हैं वो हमारा परिवार का भी खसारा होता है, हम उसको भी वक्त नहीं दे पाते हैं।